बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से मसले मसाइल हैं। सियासी तौर पे एक क्योस की सिचुएशन है, इकनॉमिक क्रंच है और इस सारे का इम्पैक्ट सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान में जो इशू, जो टॉपिक पूरे पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, वो ये है कि इलेक्शन 2023 कब होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि जी 14 अगस्त से पहले हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे और इलेक्शन अपने मुकर्ररा मुद्दत में, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली आफ्टर 90 डेज़, क्योंकि 14 को अगर होती है, 14 से पहले होती है तो 90 डेज़ में होंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का ये व्यू पॉइंट है कि 8 अगस्त तक हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। मौलाना फजल रहमान कह रही हैं बहुत कुछ होना बाकी है इलेक्शन से पहले। इसके साथ साथ जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनका ये ख्याल है कि इंतखाबात तब होंगे जब तक ज़मीनी हकीकतों का सदेबाब हो जाए। इंटरम सेटअप, केयर टेकर सेटअप, क्यों इतना डिबेट है इस चीज़ के ऊपर? वो ये वजह है कि पंजाब और केपी के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आया 90 दिन के लिए। आईने पाकिस्तान कहता है 90 दिन के लिए आया, लेकिन उसके बाद वो बर्जमान हो गया पंजाब के अंदर और केपी के अंदर। और जस्टिफिकेशन लीगल फ्रेटर्निटी के हमारे जो मेंबरान हैं, हुकूमती अरकान हैं, वो आके कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 30 दिनों में, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन बाद में भी हो सकते हैं। आइन ज़रूर कहता है, वो कहते हैं जी अभी नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद हो जाए। आज सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान का एक सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या जनरल इलेक्शन 2023 अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? क्या इस दफ़ा आरटीएस ठीक तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी? क्या इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो व्यू पॉइंट है, जो उनकी अथॉरिटी है, वो कंप्लायंस करा सकेंगे या फिर कंप्लायंस नहीं करा सकेंगे? क्योंकि पिछली दफ़ा जब पंजाब में इलेक्शंस की बात आई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। फाइनेंस वाले कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, लॉ इंटीरियर वाले कहते थे सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये तमाम तर वो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत, इकॉनमी, रिलेशन सब कुछ डिपेंडेंट है। इवन के IMF ने भी जो हमें पैसे दिए हैं वो एक ट्रेंच अभी दी है, एक ट्रेंच इंटरम सेटअप पे देंगे और आखिरी जो ट्रेंच है वो अगली गवर्नमेंट के ऊपर देंगे। सो सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज मेरे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ के स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और मोहम्मद खिज़र अजीज़ साहब जो डायरेक्टर जनरल हैं IT के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दोनों मुझे इस वक्त लाइव ज्वाइन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। ज़फ़र इकबाल साहब, सर सबसे पहले आपसे मैं शुरू करता हूँ, पुरअमन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है जी? खालिद साहब, ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा मुस्तैद भी है और तैयार भी होता है। इस सिलसिले में अगर मैं अर्ज़ करूं तो एक्शन प्लान इंतहाई ज़रूरी था। वो एक्शन प्लान इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल टाइम से पहले ही हमने मुकम्मल कर लिया था। वो हमारा उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है ना, उनका वसी तजर्बा है और वो माइक्रो लेवल तक चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं। इस हिस्से में अगर हम देखें तो हमारी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का काम बिल्कुल मुकम्मल है। डेटा बैंक जो हमने ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स या पोलिंग स्टाफ, वो हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन जो है ड्राफ्ट, वो भी हमारे पास तैयार है। मटेरियल जो हमें दरकार है इलेक्शन मटेरियल, वो उसके लिए भी हम तैयार हैं, वो हमने प्रोक्योर कर लिया है। इसी तरह जो बैलेट पेपर का पेपर होता है, वाटर मार्क पेपर, वो भी हमने प्रोक्योर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के इनेकाद के लिए। ठीक, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल आपने ठीक कहा, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन ज़फ़र साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पिछली दफ़ा जब पंजाब के अंदर इलेक्शंस की बार आई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटीरियर, लॉ, इन सब ने सपोर्ट करने से इनकारी था। अब आपको क्या इस चीज़ की एश्योरिटी है कि आप लोग जो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स देंगे, इंटरम सेटअप वो कंप्लायंस करेगा उन सारी चीज़ों के ऊपर? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो कंप्लाई विद करेगा इंटरम सेटअप में।
इलेक्शन कमीशन की जो ज़रूरियात होगी वो पूरी करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ खिज़र अजीज़ साहब की भी प्रेजेंस का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और इनकी मेरी ख्याल में प्रेजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है इधर आपके बाद। खिज़र साहब, 2018 के इलेक्शंस में को आरओ का इलेक्शंस कहा जाता है और ये चीज़ किसी से ढपी छुपी नहीं है। सिस्टम बैठ जाना, आरटीएस बैठ जाना एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म है जो आप लोगों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है। इस दफ़ा आप बीइंग अ डीजीआईटी किस तरह अश्योरिटी देते हैं इस 24-26 करोड़ अवाम को कि आरटीएस नहीं बैठेगा और साफ और शफाफ टाइमली जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा? जी थैंक यू काजी साहब। पहली बात तो ये है कि ये आरटीएस कोई सिस्टम यूज़ नहीं होगा इस दफ़ा। हमारा एक अपना ईएमएस एक अपडेटेड सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल पे भी होगा और रिटर्निंग ऑफिसर के अपने कंप्यूटर्स पे भी होगा। तो उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन में जब बना देगा तो पोलिंग एजेंट के सामने उसकी तस्वीर खींच के रिटर्निंग अफसर को इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। ठीक। और साथ ही रिटर्निंग अफसर के पास वो चला जाएगा रिजल्ट लेके। और अगर ये कनेक्टिविटी अवेलेबल हो, और अगर कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं होगी तो उसको रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं डलेगा। वो तो एक स्पीड के लिए था कि तेज़ी से वो बर रफ्तार से उसके पहुंचने से पहले रिजल्ट आरओ के पास पहुंच जाए। तो जहां कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जैसे ही कवरेज एरिया में आएगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, या नहीं तो जब रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होगा अपना फिजिकल फॉर्म 45 लेकर, जिसको हम ये भी कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म, तो वो अपने मोबाइल से चेक कराएगा कि ये देखिए मैंने किस जगह से फ़ोटो खींची है। वो फॉरेंसिक डिटेल होती है, उसमें टाइम स्टैंपिंग भी होती है कि कब फ़ोटो खींची है और कब ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है वो ये चेक कर लेगा कि फॉरेंसिक डिटेल्स में कि दोनों को कंपेयर करेगा और डबल चेक हो जाएगा। तो ये सिस्टम बड़ा सादा और सिंपल है। सारे रिजल्ट कंपाइलेशन आरओ के ऑफिस में अपने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होगी, जहां ट्रेन स्टाफ बैठा होगा उस सॉफ्टवेयर के ऊपर इंशाल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक और चीज़ खिज़र साहब पूछूं, ईएमएस सिस्टम आपने बताया, उसकी कनेक्टिविटी का भी बताया, अगर वो स्लो होगा तो जिस वक्त वो कनेक्टेड एरिया में या इंटरनेट उसका स्ट्रांग होता तो थ्रू कर देगा। इस सिस्टम को आप लोगों ने ऑब्वियसली वेट कर लिया होगा, इसके ऊपर टेस्ट कर लिया होगा। हुकूमत इस वक्त की जो है, जो अपोजिशन है, क्या वो लोग इस सिस्टम पे डू दे एंडोर्स दैट, या कोई आप समझ रहे हैं उसमें कोई रिजर्वेशंस हैं इसको लेकर? जी बहुत अच्छा सवाल है। पिछले 3.5 साल में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस प्रोसेस को एक को खुद माइन्यूटी न सिर्फ देखा और स्पेशल हदायत भी दी। उस स्पेशल हदायत भी था हमारा रूल 84 भी वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक के पहले आएगा। 40 से ज़्यादा बाई इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हुए तूल अर्ज में, 40 से ज़्यादा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल, प्रोविंशियल और आपकी रीजनल, तमाम ने इसको एंडोर्स किया और सारे रिजल्ट रात 2 बजे से पहले आए। तो ये माशाल्लाह इसकी सक्सेस है। और बात यही है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आ गया वो पहले दर्ज हो गया और बाद में फिजिकल आ गया तो उसको ऐड कर लेंगे। इसमें कोई रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं डलता कि अगर वो रिजल्ट लेट हो जाए या इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टिविटी ना हो। ठीक। अच्छा ज़फ़र साहब, सबसे एक और जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे जी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इंटरम सेटअप फेडरल के अंदर आएगा कहीं वो पंजाब और केपी की तरह बरजुमान ना हो जाए और उसके बाद हम लोग समझें कि जी इलेक्शन, क्योंकि आज की तारीख तक जिस वक्त आप और मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को बहुत कम इस बात पे यकीन है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे। 90% ऑफ द पीपल से कि जी 2024 के अंदर इलेक्शन होंगे, ये एक सेटअप आएगा और ये प्रिवेल करेगा कम से कम 6-8 महीने और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ऐसे है काजी साहब के अगर तो ये असम्बली अपनी टर्म पूरी करती है तो 12 अगस्त इसका लास्ट डे है जी, और 11 अक्टूबर जो है हम इलेक्शन कराने के पाबंद हैं विद इन 60 डेज। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा इलेक्शन हो जाए। इसी तरीके से अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो वो भी आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है कि 90 डेज़ के अंदर हम इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक। तो अब अभी ये जो बात है जिस तरह आप बता रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में 90 डेज़ का ही टाइमलाइन बनेगा इस सारी चीज़ को करने के लिए। सर, हल्का बंदियाँ एक बड़ा सेंसिटिव चीज़ है और पूरे मुल्क के अंदर इसको लेकर काफ़ी प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जी हम लोगों ने तो पूरा कर लिया और कर रहे हैं। हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टें क्या ये तैयार हैं, मुकम्मल हैं, और क्या इसी का सेकंड पार्ट खिज़र साहब से करूंगा, क्या आईटी इसको मुकम्मल तौर पे एंडोर्स और सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन पहले ज़फ़र साहब आप इसका जवाब दीजिएगा जी।
ऐसे है कि जहाँ तक इलेक्टोरल रोल्स का ताल्लुक है, इलेक्टोरल रोल्स पिछले साल हमने बाकायदा उसकी एनुअल रिवीजन की थी। अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसकी वोट दर्ज कराने की अलबत्ता कट ऑफ डेट थी 13 जो है जुलाई। तो लोगों की हमारे पास आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक इसको एक्सटेंड किया है ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इलेक्टोरल रोल्स हमारे पास अपडेटेड मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक है डिलिमिटेशन का, तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो बिल्कुल हमने वो पहले ही मुकम्मल कर रखी है। डिलिमिटेशन फाइनल है हमारे पास, उसमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम तैयार हैं। ठीक, तो ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी या पिछली मरदमशुमारी? आपके मुताबिक ये अब नई मरदमशुमारी जो हुई है उसके अकॉर्डिंगली अब ये तमाम प्रोसेस चलेगा जी? सर ऐसे है कि 51 आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, प्रीसीडिंग सेंसेस है। ये अभी सेंसेस जो है पब्लिश ही नहीं हुई, ये तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इलेक्शन हम कराने के पाबंद हैं। अवेलेबल पुरानी है आपके पास? जाहिर है अभी तो ये तो पब्लिश ही नहीं हुई सर। ठीक, ओके ओके। खिजर साहब अगर पुरानी 51 यही कहता है। ठीक हो गया। अच्छा खिजर साहब एक तो आर्टिकल जी 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 जफर साहब। सर आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, प्रीसीडिंग सेंसेस का वो कहता है, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक सारा कुछ हमारे पास तैयार है। ठीक, ओके। अच्छा खिजर साहब, अब दूसरी सूरत हाल ये है कि आईटी का तो ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे प्रोसेस में। अगर आइंदा इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक हो रहे हैं और उसको लेकर जो नई सूरत हाल सामने है, जो कि कंसेंसस है, जो जिस तरह कराची की है, हल्का बंदी है, सारा कुछ है, अब ये इसको मानने को कौन तैयार होगा? क्योंकि अगर हेड काउंट ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज मानेंगी, वो कहते हैं जी हमारा काउंटडाउन ही नहीं है इतना जो आप लोग बता रहे हैं कराची का, पाकिस्तान में बाकी के जो शहर हैं उनका, तो फिर ये आपको क्या लग रहा है, विल यू बी एबल टू जस्टिफाई ऑल दिस कि जी ये ठीक है, अगर नई मरदमशुमारी के तहत हो रहा तो मान जाएंगे लोग सारे जी? ये जो आपका अभी जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो को टच कर रहा है। मैं आपको आपके पहले सवाल पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो तवज्जो दिलाऊं। आपने ये कहा था कि इन दोनों सवाल में डिलिमिटेशन और वोटर लिस्टों को टेक्नोलॉजिकल टच क्या दिया है, तो काइंडली मुझे अलाउ करें मैं आपको पहले वो क्लियर कर दूं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल डिलिमिटेशन, जैसे जफर साहब ने फरमाया कि ये सारी डिलिमिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूंसीज, डिसीजन, ये सब हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है और यही शफाफियत है, पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है। तो पूरी दुनिया हमारी वेबसाइट से देख सकती है जितनी भी डिलिमिटेशन हुई है और उसके डिसीजंस, तो वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर एवरीबडी। तो नंबर 1। नंबर 2, अब आपने वोटर लिस्ट का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी, मैं फिर यहाँ कनेक्ट करूँगा 8300 अपना। पाकिस्तान का हर फर्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कनेक्टेड है, सिर्फ 8300 से दूरी पर है। वो 13 डिजिट का अपना हिस्सा लिखेगा, अभी पता लग जाएगा उसका वोट किधर है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से अभी जैसे जफर साहब ने फरमाया कि 20 दिन ऑनरेबल चीफ साहब ने और कमीशन ने एक्सटेंड कर दिए 13 जुलाई से 20 जुलाई तक। तो लोग अगर किसी ने अपना अभी भी वोट शिफ्ट कराना है तो हमारा फॉर्म 21 वेबसाइट से डाउनलोड करके ज़िले ऑफिस में, तो ये सारा टेक्नोलॉजी की मैल्फिकेशन है और इसकी कनेक्टिविटी और इसी के इस्तेमाल से लोगों को घर बैठे सहूलत मिल रही है। ठीक, जफ़र साहब मैं दोबारा उस चीज़ पे आऊँगा, मुझे ज़रा इसका थोड़ा समझाइएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में सवाल है। अगर पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने जा रहे हैं 2023 के, तो जब ये पंजाब का सारा प्रोसेस हुआ था, केपी का सारा प्रोसेस हुआ था, तो यही चीज़ सामने आई थी कि जी इस वक्त मरदमशुमारी हो रही है, क्या पंजाब के और केपी के इलेक्शन उस मरदमशुमारी पुरानी पर हो जाएंगे और उसके बाद नई के ऊपर होंगे? सर इस चीज़ को आप लोग किस तरह एंड टू एंड लेकर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि इस पे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अपेरेंटली आ रहा है कि पुरानी मरदमशुमारी पे जी इलेक्शन होने लगे हैं तो नंबर जो है पाकिस्तान की जो आबादी का है वो तो डिफरेंस हो गया जी, इसको आप कैसे कहेंगे जी? सर ऐसे है कि काज साहब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि हमने आइन, इलेक्शन कमीशन ने जो काम करना है वो आइन और कानून के तहत करना है। जो आइन के तहत है वो यही है कि प्रीसीडिंग सेंसस 51 बिल्कुल क्लियर है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन तैयार है और उसी के मुताबिक हम इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। ठीक, सो ओके, फेयर इनफ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं
और जो पोलिंग स्टाफ है इसकी भी तैनाती एक बहुत बड़ा मसले का अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है। इसको आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो कहा जाता है कि जी ये फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट्स को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, वो भेजते हैं। इसके लिए आपने क्या टाइमलाइन डिसाइड की और क्या स्टेप्स लिए हैं जी? इसमें ऐसे है कि जो डेटा बैंक है हमने पहले ही मतलब तैयार कर लिया, हमारे पास मुकम्मल है, डेटा बैंक इनका मौजूद है। DROs ROs की जहाँ तक तैनाती का ताल्लुक है तो उसमें हमने जो उसमें जो ज़रूरी हम समझते थे उनकी जो प्रपोज़ल हमारे पास आई है जो अपना प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स की तरफ से, उनकी इंटेग्रिटी वगैरह को भी हमने देखा है, तो वो हमारे पास लिस्टें बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ये भी फैसला किया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको हमने पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमें सर्विसेज दी जाएँ जुडिशल ऑफिसर्स की, वो उन्होंने रेगुलेट किया था। जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने अभी रिस्पांस नहीं दिया। जो सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है इलेक्शन कमीशन उनको भी रिक्वेस्ट करने जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन जो है ना, जो इसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने अफसर भी तैनात कर सकता है और साथ ही जुडिशल अफसर भी तैनात हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी तैनात हो सकते हैं, बाकी जो अलाइन डिपार्टमेंट के होते हैं वो भी तैनात हो सकते हैं। और भैया इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, ज़ाहिर वक्त आने पर ये हम फैसला करेंगे किसको हमने अपॉइंट करना है। ठीक। खिज़र साहब, क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो दस्तखत शुदा रिटर्निंग ऑफिसर को देता है वो उसी वक्त आपकी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर आ जाए ताकि किसी किस्म का कोई इब्हाम या कोई ऐसी चीज़ें ना रहे? ये पॉइंट मैंने इसलिए रेज़ किया है क्योंकि जब आपने इनिशियली फरमाया था कि EMS है और उसके अंदर कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, तो इसको नलिफाई करने के लिए कोई ऐसी सेकंड ऑप्शन या बैकअप को फैसिलिटी है जी? जी बिल्कुल। जो आपका सवाल है थोड़ा सा मैं इसको इस तरह लूँगा कि प्रिजाइडिंग अफसर कानून के तहत, एक्ट में भी लिखा हुआ है, रूल्स में भी लिखा हुआ है, कानून के तहत उसने रिटर्निंग अफसर को ये फॉर्म 45 लेके जाना है। टेक्नोलॉजी तो ऊपर लेयर है ना, उसने तो स्पीड के लिए उसने उसको ट्रांसमिट कर दिया। वेबसाइट पे आना और बाकी चीज़ें कानून के तहत जाती हैं। कानून कहता है फॉर्म 47, 48, 49 जो रिटर्निंग अफसर ही बनाता है जी। अपने टाइम पे जब बना देगा तो हम सारे फॉर्म वेबसाइट पे वैसे ही डाल देते हैं। सेक्शन 95(10) के तहत हमें ये पाबंद करता है और इलेक्शन कमीशन ने लास्ट इलेक्शन में किया, इस दफ़ा भी पूरी तैयारी है कि ये फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 ये सारे फॉर्म 14 दिन के अंदर आफ्टर द पोल डे हमने वेबसाइट पे देने और इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी है। ठीक, क्योंकि 2018 वो बार बार ऑब्वियसली पास्ट को ही हम लोग कुरेदते रहते हैं। 2018 में यही मेरे ख्याल में जो फॉल्ट था ये आया था जिसकी वजह से पूरा कहा जाता है जी इलेक्शन ही हाईजैक हो गया था और पता नहीं चला था। दैट्स व्हाई आई हैव रेज्ड दैट पॉइंट जी। इस दफ़ा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसे गुजारिश की है कि टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेडेड है और मैकेनिज़्म क्लियर है, प्रोसेस और लॉज भी बिल्कुल इस दफ़ा रिफाइंड है और हर बंदा बिल्कुल क्लियर है कि कैसे रिजल्ट कहाँ से हमने रिसीव करना। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये जो प्रेजाइडिंग अफसर ने जो रिजल्ट ट्रांसमिशन करनी है या सेंड करना है इसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं है। रिजल्ट सारा कंपाइल आरओ के ऑफिस में हो रहा है, स्पेशलाइज्ड जो उसका सॉफ्टवेयर है, ट्रेन स्टाफ बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो टाइमली रिजल्ट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। जाल साहब और खिज़र अजीज़ साहब हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू जारी रहेगी जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ हैं ज़फ़र इकबाल साहब, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और मोहम्मद खिज़र अजीज़ DGIT पॉलिसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ज़फ़र साहब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो किरदार रहा है वो हमेशा काफ़ी हद तक डूबियस रहा है। सर, अगर डिले आप देखते हैं रिजल्ट्स के अंदर तो क्या अकाउंटेबिलिटी, रेप्रिमांड करने के लिए इस चीज़ को लेकर भी इलेक्शन कमीशन कुछ सोचता है? कोई पॉलिसी है? अगर कोई उसकी पॉलिसी है, कोई टाइमलाइन है कि इस टाइम के अंदर इन्होंने रिजल्ट बाय ऑल मींस सबमिट करना है और वो नहीं होता तो क्या होगा? सर, इस पे ज़रा रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। ऐसे है कल साहब, अगर आप देखें ना जितने हमने पीछे बाई इलेक्शन कराए हैं और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए हैं, कई आप देखें कि ये इनके रिज़ल्ट्स देखें जो हमारे इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि हमने कैसे इलेक्शन कराए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कई रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग अफसर, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुए हैं। तो उनके कई बात ऐसे भी है जिनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करेगा कि ये इलेक्शन शफाफ भी हों,
और ये इनको भी हम पाबंद करेंगे प्रिजाइडिंग अफसरों को, वो टाइम पे ये सिस्टम बेशक हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी इंश्योर करेंगे अगर वहाँ पे सिस्टम आप अगर देखें तो ये तो हर 2-3 किलोमीटर के फासले पर बाज़ औक़ात आप देखें कि इंटरनेट सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तो हम इंश्योर करेंगे कि वो वहाँ पे ये इंतज़ार ना करता रहे प्रिजाइडिंग अफसर कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और मैं वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। हम इंश्योर करेंगे कि फौरी तौर पे वो खुद जाके रिटर्निंग अफसर को ये रिजल्ट बर वक्त मुहैया करे, ठीक, और रिटर्निंग अफसर जो है उसको कंसोलिडेट करे। ओके खिज़र साहब, जो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनकी जो मेरे ख्याल में 73 तजावीज़ है, उनमें एक सीसीटीवी भी है कि जी उसका भी इतलाक किया जाए। सर कैसे इसको आप लोग इंश्योर करेंगे, क्योंकि वही वाली बात कि अगर कनेक्टिविटी का इशू रह जाए तो फिर सीसीटीवी की या इन सारी चीज़ों की क्या ऑथेंटिसिटी रह जाएगी पूरे प्रोसेस में एंड टू एंड अगर हम देखें? सेक्शन 59 के तहत एक्ट कहता है कि पोलिंग स्टेशन की जो बेसिकली 3 किस्में, नॉर्मल, सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। तो जो आपने कहा ना सीसीटीवी, ये कानून में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हाईली सेंसिटिव पे लगता है। लास्ट टाइम अगर 85,000 पोलिंग स्टेशन 20,000 पे ये सीसीटीवी लगा। मगर यहाँ मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बता दूं, ये सीसीटीवी कैमरे और जो डीवीआर होती है, जो इंटरनल सिस्टम होता है जिससे कनेक्ट होता है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ये लोकली रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ये किसी वायर के थ्रू, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होकर ऐसा नहीं होता। तो वो लोकल होता है। जब इलेक्शंस की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती हैं तो वो जो डीवीआर होता है, वो डिवाइस होती है जिसमें पूरे दिन की रिकॉर्डिंग होती है, वो सेफ कस्टडी में प्रिजाइडिंग अफसर फिर रिटर्निंग अफसर के पास लेके जाता है। ठीक, अच्छा जफर साहब, इसके साथ साथ ये जो टाइमलाइन का एक इशू आ रहा है कि आज भी वही, अभी हम लोग जब आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत सारा फीडबैक साथ आ भी रहा है एक कि जी इस चीज़ की श्योरिटी, तो मैंने कहा मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछ लेता हूं, क्यों इस चीज़ को लेकर इतनी एम्बिग्विटी है कि जी शायद इलेक्शंस टाइम पे नहीं होने लगे? सर इसकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली यू बीइंग द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आफ्टर सीईसी। आप इसको कैसे, क्योंकि लोगों के लिए ये आपके मुंह से समझना और इंश्योरिटी लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जी इलेक्शंस असेंबली तोड़ने के 90 दिनों के अंदर अगर इस डेट से पहले हो रही है तो हो रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर 60 दिनों में हो रहे हैं। ये एम्बिग्विटी खत्म सर आपने करनी है अब इस जुमले पे। देखें सर, इलेक्शन कमीशन, मैंने पहले कहा है कि इलेक्शन कमीशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन अगर टर्म पूरी करती है असेंबली तो 60 डेज में हम इलेक्शन कराएंगे, अगर डिजॉल्व होती है तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराएंगे हम। तो हमने सारे इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए इस सिलसिले में। ठीक, खिज़र साहब अगर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, आईटी आप सपोर्ट बता रहे हैं, आपने जो आप लोगों का सिस्टम अब नया आप किया है, दैट्स ईएमएस, दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग एज पर योर डिस्कशन विद अस। तो सर इस पूरे प्रोसेस में आइंदा जिस वक्त इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है, इलेक्शंस टाइम पे होते हैं, तो पूरी कौम ये समझे और इस चीज़ का यकीन करे कि ना सिस्टम डाउन होगा, ना आरटीएस डाउन होगा, ना ईएमएस डाउन होगा, और टाइम पे रिजल्ट्स भी आएंगे और जितने वोटर्स हैं वो भी अपने प्रॉपर एरियाज में जाके वोट डालेंगे और किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काजी साहब। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने सिस्टम डाउन और कनेक्टिविटी डाउन है, माशाल्लाह हमारा जो सिस्टम है और स्ट्रेटजी है वो किसी कनेक्टिविटी पे इतनी डिपेंडेंट ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपके पिछले वाले सवाल से भी लिंक कर दूं कि एक शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी का अब ये मेयार माशाल्लाह है कि हमारे जितने भी रिटर्निंग अफसर हैं, 859 होंगे ना पूरे पाकिस्तान में, उनके पास रिटर्निंग अफसर ने मल्टीमीडिया के ऊपर प्रोग्रेसिव रिजल्ट दिखाने का भी एहतमाम किया हुआ है, और ये पिछले 40 बाई इलेक्शन में हमने सक्सेसफुली यूज़ किया। लोकल मीडिया, लोग, स्टेक होल्डर्स, पब्लिक, वहाँ से प्रोग्रेसिव रिजल्ट जो डेटा एंट्री हो रही होती है लाइव, वो स्क्रीन पे देख रहे होंगे रिटर्निंग ऑफिसर के। और ये मैं उस सूरत में भी बता रहा हूँ कि जब कनेक्टिविटी नहीं है, रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में सिस्टम इस तरह का है कि कनेक्टिविटी हो या ना हो, सिस्टम और रिजल्ट कंपाइल होकर टाइमली रिजल्ट जनरेट कर देगा, और लोकल जितने लोग भी वहाँ बैठे होंगे वो लाइव मल्टीमीडिया पे देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो डिपेंडेंसीज जो है खत्म हो गई है, और लाइव रिजल्ट वहाँ का मीडिया देख के उसी ईएमएस सिस्टम पे देख रहा होगा। ओके जफर साहब, 2-3 आखिरी सवाल हैं जी, मैंने कहा आपसे वो भी पूछ लूं। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो इस वक्त की हुकूमत कर रही है, ये इस हुकूमत का मैंडेट है, वो इसका बिल भी पास कराएगी, इंटरम सेटअप का ये मैंडेट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करेगी
किस तरह करेगी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप कोई मुझे स्टेप्स बताना चाहें तो वो भी प्लीज़ जी फरमाइएगा। ऐसे है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी ने तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर लिया है, उसमें हमने भी अपना इनपुट दिया है। ज़ाहिर है मैंडेट तो उन्हीं का है, प्रोग्रेटिव भी उन्हीं का है, तो उन्होंने उस पर काम किया है। अगर वो उसको असम्बली पास कर देती है तो इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड द इलेक्शन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। ठीक, और इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं आएगी, और केयर टेकर सेटअप में भी यू आर वेरी कंफर्टेबल कि उसमें भी चीज़ें प्रोसेस एंड टू एंड ठीक रहेंगी? नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी इंशाल्लाह, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। ठीक, तो सर एक ज़रा मुझे जफर साहब ये भी बता दें, एम्बिग्विटी नहीं होगी, मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है, तो ये पंजाब में फिर क्या सूरत हाल हुई? ये क्यों एम्बिग्विटी इतनी हो गई कि केयर टेकर सेटअप आए वो बैठ गए, केपी वाले आए वो बैठ गए, और अब वो बैठे हुए हैं अभी तक? देखें उसमें जो है ना, उसमें कोर्ट में केस रहा है, आपको पता है कि अभी उसमें मैं वो अभी भी वो है, उसमें मैं उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, हालात आपके सारे सामने हैं, उस वजह से जो डिले हुआ है। भारत इलेक्शन कमीशन इस वक्त तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। खिज़र साहब, कब तक इंतखाबी स्केजुअल जी आफ्टर द ये असम्बलियाँ जिस वक्त डिज़ोल्व हो जाती हैं उसके बाद कब तक आप इंतखाबी स्केजुअल जो है वो अनाउंस कर देंगे जी? ये ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, ये जब टाइम आएगा तो उसको देखते हुए अनाउंस हो जाएगा बिल्कुल पब्लिकली। साहब इसको मैं थोड़ा सा जी सर प्लीज़, आपके पास ही आ रहा हूँ जी। असम्बली टर्म मुकम्मल करती है या डिज़ाल्व होती है तो इलेक्शन कमीशन के पास आप अख्तियारात हैं, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा, साथ ही 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन फिर शेड्यूल इलेक्शन का दे देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया जी, मोहम्मद खिज़र अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का जी। नाज़रीन, पुरानी मरदमशुमारी पर हो रही हैं, और जो चीज़ें एहसन इकबाल साहब ने फरमाई, जो कहा गया कि नई मरदमशुमारी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर हुई है, उसके मुताबिक इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये एक चीज़ एटलीस्ट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DGIT से हमें समझ ज़रूर आई है, लेकिन अब सवाल ये है जो कि दोबारा एक सियासी सवाल हो गया है कि अगर पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आपने इलेक्शंस कराने हैं तो फिर पंजाब के और KP के इलेक्शंस की तो एक बेसिक जस्टिफिकेशन ये थी कि जी मरदमशुमारी हो जाए तो उसके बाद एक ही दफ़ा इलेक्शंस कराए जाएं। लेकिन अगर अब पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक आप इलेक्शंस कराने लगे हैं तो इसको कौन, कैसे, किस तरह तस्लीम करेगा? है तो ये सवाल सियासी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जो कि एक पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा है, उसकी है कि जिस तरह के वो इलेक्शंस कराएं पूरे मुल्क के अंदर, उसको पंजाब, KP, बलूचिस्तान, ये तमाम सिंध, ये तमाम उसको एक्सेप्ट करें ताकि एक नया जमहूरी निज़ाम चल सके। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान उन इलेक्शंस को मानने से कासिर है, और उसकी एक मेजर वजह जो इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि मरदमशुमारी जो पुरानी है उसके ऊपर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवालिया निशान है इस पूरे प्रोसेस में। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है इलेक्शन कराने के लिए, अश्योरिटी देते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जी किसी किस्म का कोई डिले नहीं आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरी चीज़ों को ऊपर कंप्लाइंस कराएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक जगह पर, अगर आप पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये एक नई डिबेट है जो आज इस वक्त से शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो ये जो एक फ़ेक एप्लीकेशंस, जो लोन एप्लीकेशंस पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में चल रही हैं, जिसमें अरबहा लोन ऐप्स के ज़रिए लोगों ने अरबहा पैसे निकलवाए हैं और उनका मार्कअप बहुत हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, और क्योंकि लोग इन फेक लोन ऐप्स के ज़रिए ट्रैप होते हैं। ये क्या है, इसके ऊपर FIA क्या कर रही है? FIA ने इसके ऊपर कोई
क्रैकडाउन पूरे पाकिस्तान के अंदर किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहसिन भट्ट जो DGFI हैं। सो मुझे ज्वाइन करेंगे अहमद इसहाक जहांगीर साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मसूद नामी एक 42 साला शख्स रावलपिंडी का रहायशी, उसने ये जो लोन एप्लीकेशंस आजकल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं, उस पे उसने अप्लाई किया और उसने लोन लिया। लोन तो कुछ हज़ारों में था, लाख भी नहीं था शायद, कुछ हज़ारों में था, लेकिन उसका मार्कअप देने में, उसके ऊपर सूद देने के से वो इस हद तक तंग आ गया कि उस शख्स ने, जिसके 2 छोटे बच्चे थे, ख़ुदकुशी कर ली। ये एक सिनेरियो पूरे पाकिस्तान के अंदर जब ये ख़बर आई तो उसके बाद FIA साइबर विंग ने पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दिया इन तमाम लोन ऐप्स, फेक लोन ऐप्स को लेकर। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, इन्फोर्समेंट टीम ने भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वेट करना शुरू किया कौन सी लीगल ऐप्स हैं और कौन सी इल्लीगल ऐप्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के कि तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख यूज़र्स ने ये एप्लीकेशन सोशल मीडिया से अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड की। 1 करोड़ 25 लाख। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पिछले 1 साल में 5.2 मिलियन 52 लाख लोगों ने इन एप्लीकेशंस के ज़रिए 112 अरब का कर्जा लिया है। 52 लाख लोगों ने पिछले 1 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। अब इनमें से कितने लीगल हैं, कितने इल्लीगल हैं, और मसूद नामी शख्स जिसने अपनी जान गंवाई, उसके ऊपर क्रैकडाउन कहाँ से उसने लिया, क्या हुआ, ये सब कुछ। और अब FIA इसको लेकर कैसे आगे चल रही है, क्या इसका तरीक़ेकार है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्यों हमेशा जब ऐसे वक़ुआत हो जाते हैं तब चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर होती हैं, या तब हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके सामने आती हैं। मुझे इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं अहमद इसहाक जहांगीर साहब। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA इस्लामाबाद हैं। इसहाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये मसूद नामी शख्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इसने क्या एप्लीकेशन कहाँ से किया इस्तेमाल, लोन क्या था, क्या पूरा, अगर आप इसकी जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन है अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो प्लीज़। जी, इसमें शुक्रिया काजी साहब। जो कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, उसकी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस वक्त डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन ब्रॉडली ये है कि मसूद साहब ने एक सरमाया कंपनी थी, उनसे, सरमाया के नाम से, उनसे इन्होंने लोन लिया इनिशियली 13,000 रुपये। अच्छा। उसके बाद फिर जब उनको वापसी का और उनको जब वापस देना था तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने और एक ऐप और से लिया कर्जा और इनको अदा किया, और उसके बाद उसको अदा करने के लिए एक तीसरी जगह से लिया, और इस तरह करते करते वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया उन्होंने ये सूद की शक्ल में मुख्तलिफ कंपनीज को दिया। इसमें जो ज़्यादा लम्हे फिक्रिया की बात वो ये है कि जो रेगुलेटर है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें ये रजिस्टर्ड होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज हैं जी, और अगर तो वो लीगल हों तो फिर वो आगे लोनिंग लैंडिंग कर सकती हैं। ये कंपनी जो सरमाया थी ये लीगल थी, लेकिन इनके नीचे जो एप्स बनी हुई थी 3-4, वो सारी इलीगली ऑपरेट कर रही थी। ठीक। और उन एप्स को जो कि एंड्रॉयड से या गूगल से आप डाउनलोड करते हैं, उनकी रेगुलेशन भी हमारा रेगुलेटर PTA करता है। तो जब इसकी कंप्लेंट आती है कि जहाँ पे कोई हरासमेंट है या जहाँ पे इन्होंने इलीगल एक्सेस किया टू दी उनकी मोबाइल कॉन्टैक्ट्स और उनकी तस्वीर, जहाँ से हरासमेंट और ये ब्लैकमेल का मामला स्टार्ट हुआ, वहाँ पे फिर FIA बीच में आई, और जैसे हमें पता चला हमने फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लिया। अच्छा, एक मिनट साहब, दो चीजें मैं, आप इससे पहले थोड़ा आगे चलें, 2 चीजें मुझे जरा आप क्लियर करके दीजिएगा। इस शख्स ने 5 से 6 लाख
सूद दे दिया। प्रिंसिपल इसका कितना था जी? अगर आप इस पे आपके पास आई होगी इसकी डिटेल्स, प्रिंसिपल कितना इसके पास था जो इसने लोन लिया था, वो कितना था अंदाजन? इनिशियली ही स्टार्टेड विद 13,000 रुपए से, और उसको कवर करने उसके में बाद 5 फिर लाख लेकिन तक इंटरेस्ट ले चुका था। जी, उसके बाद मल्टीपल इन्होंने फिर जो है ना मुख्तलिफ कंपनियों से ये एप्स के जरिए ये लोन लेते रहे, और बाद में उन लोगों ने चूंकि इलीगली इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट और इनकी गैलरी ले ली, उसके बाद फिर इनको उस चीज़ के ऊपर इन्होंने हरास और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो देखने वाली चीज़ है रेगुलेटर को, वो ये है कि ऐसी ऐप्स जो हैं इनको फौरी तौर के ऊपर गूगल ऐप स्टोर से और एप्पल स्टोर से इनको हटवाना चाहिए। और ये भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ऐसी ऐप्स हैं जो कि इलीगल हैं और दे आर नॉट ऑथराइज्ड। अच्छा इसहाक साहब, मुझे ज़रा एक चीज़ बताइएगा, आप अभी कह रहे हैं कि इन अदारों ने ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं, इन्होंने उनकी गैलरी की, उनके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस ले ली। ये ज़रा समझाएं, ये कैसे, ये किस तरह हुआ है पूरा प्रोसेस? जी, नॉर्मली आप देखें ना, जो भी ऐप्स आप लोग डाउन करते हैं, हम सब लोग डाउनलोड करते हैं, तो उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ों का एक्सेस मांगते हैं। उस वक्त हमें जल्दी होती है ऐप डाउनलोड करने की, तो हम सब के ऊपर यस कर करके एग्री करी जाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी था कि इन्होंने उन दोनों चीज़ों पे एग्री किया जिसके ऊपर ये इनका एक्सेस इनको इलीगल मिल गया। ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि SECP ने इस ट्रेंड को देखते हुए लास्ट ईयर दिसंबर में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने इनको प्रोहिबिट किया था, तमाम कंपनीज को, कि आप इनका एक्सेस जो है इनकी गैलरी का, फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का नहीं लेंगे। ठीक। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी जहां पे कोई कमजोरी आ गई रेगुलेशन में SECP और PTA की तरफ से, वो ये फिर भी ये काम चलता रहा। लेकिन अभी इसके ऊपर क्रैकडाउन ये मिल के सारे लोग कर रहे हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो भी, और अभी रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट 60 इंक्वायरीज दर्ज की हैं। अच्छा। और 37-38 तो मुझे कंप्लेंट्स लास्ट 2 डेज में आई हैं। क्योंकि हमने मीडिया पे ये बताया है कि हमारे पास आप अप्रोच करें ऐसे लोग जो कि इनसे डसे हुए हैं। ठीक। कि जब तक हमारे पास कोई कंप्लेनेंट इस तरह अप्रोच नहीं करेगा कि मुझे ब्लैकमेल हो रहा है, लोन उसका लेना उसका अपना एक फेल है, लेकिन अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो देन वहाँ कॉग्निजेबल केस बनता है, देन ही और शी कैन अप्रोच अस। ठीक। अच्छा, ये जो आपने क्रैकडाउन किए हैं, जिसके अंदर आपने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, इनसे क्या इंकशाफात हुए? कैसे ये ट्रैप करते थे? कैसे उसके बाद जिस तरह ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, गैलरी एक्सेस हो गई एंड ऑल दैट, इसके ऊपर अगर आप बताना चाहें ताकि लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग इस चीज को लेकर क्लियर हो। अभी तक हमने जी एक रावलपिंडी में केस दर्ज किया है, FIR, जिसमें ये मसूद साहब वाला मामला था जी। और उसके अंदर जो मेन अक्यूज्ड हैं उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त वो रिमांड पे हैं। ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी एक हमने FIR दर्ज की है, और मोर देन 6 to 7 ऑफिसेस अक्रॉस पाकिस्तान वो हमने सील किए हैं, और इनके अकाउंट्स जो हैं उनको भी हम फ्रीज कर रहे हैं, और काफ़ी इनसे इक्विपमेंट और डाटा जो है और इनके लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें वो भी हमारे पास आई हैं। ये काफ़ी टेक्निकल सी इसकी तफ्तीश होती है, क्योंकि इसमें लेयरिंग की जाती है और पैसों को भी ऊपर नीचे किया जाता है। कि जैसे ये है कि पैसे तो थोड़ा लोन करते हैं, लेकिन बाद में उनका वो उनसे बरामद ज़्यादा करते हैं। सो वो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और उसको हम पूरे पाकिस्तान में हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कराची में भी मैंने, मेरे जो डायरेक्टर हैं कराची, सिंध और बलूचिस्तान के, उनको भी मैंने कहा है कि आप प्रोएक्टिवली इस पे कंप्लेंट्स लें लोगों से और इसके ऊपर तफ्तीश करें। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मुझे बताइएगा, 30 सेकेंड्स हैं, जो अक्यूज्ड आप लोगों ने पकड़े हैं, जो ऑब्वियसली जिनको आपने गिरफ्तार किया, उनसे क्या आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन से कोई 2-3 चीजें अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज। जी, बेसिकली वही देखिए, इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, और फिर असालन जो आसानी है कि अपने घर बैठे आपको लोन मिल जाता था, उसका लोगों को उन्होंने मिसयूज किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए हुए थे जो कि लोगों को फोन करके तो डराते धमकाते थे और उनको कहते थे कि आप पैसे, आपका जो है इतने पैसे बढ़ गए हैं तो आप फौरी वापस करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो है ना वो एक्शन लेंगे, या आपकी हम वीडियोस या तस्वीरें जो हैं उनको डिफेस करके उनको मिसयूज करेंगे। तो इस तरह करके उन्होंने सेक्शंस भी कई जगह पे बनाए हुए थे जिसमें वो ये कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये तफ्तीश अभी काफ़ी
वाइड नेट है, इसके ऊपर अभी तफ्तीश चलेगी। और हम देख रहे हैं लाहौर में भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, कराची में भी आई हैं, इस्लामाबाद में भी, केपी के इलाके में भी। तो हम इसके ऊपर स्पेशल एक टास्क फोर्स अभी बना रहे हैं जो कि इसको डे टू डे मॉनिटर करेगी। और आपके तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर पाकिस्तान के 15 बड़े शहरों में है, गिलगित से लेके गवादर तक। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। हमारी FIA की कंप्लेंट वेबसाइट पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम की ईमेल एड्रेस है वो उसके ऊपर करा सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे एक हमारा UN नंबर है, उसके ऊपर आप करवा सकते हैं। तो हमने काफी फैसिलिटेट किया और एनकरेज करता हूं कि लोग हमसे अप्रोच करें। UN नंबर क्या है जी आपका? ये जी 051-111-345-786। ये मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करता है। बिल्कुल ठीक है। अहमद इसाक जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक मुश्किलात हैं, पूरे मुल्क को हैं, लेकिन ये जो फेक लोन एप्लीकेशंस और इसको लेकर अगर जान गंवानी पड़ रही है तो खुदारा अब सबके लिए मुश्किल वक्त है, पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है। लेकिन ऐसे अनासर हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कह रहा है कि 52 लाख लोगों ने 112 अरब का लोन लिया है। तो आप सोचें कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, और हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं, यकीनन नहीं है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।